हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण। ये आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों एग्जाम में आपके बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर करा सकता है अगर आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लें। तो दोस्तों चलिए, हम लोग यहाँ पे 2 क्लास अटेंड कर चुके हैं और आज है ये आपकी तीसरी क्लास यानी कि क्लास नंबर 3। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है वायुमंडल। तो दोस्तों, वायुमंडल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के चारों ओर फैले गैस के विशाल आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे गैस पाए जाते हैं और पृथ्वी के चारों ओर फैले गैस के विशाल आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब दोस्तों, वायुमंडल का संगठन देखेंगे यहाँ पे, यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हमारे जो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और कितनी मात्रा में पाई जाती हैं, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे नाइट्रोजन जो कि 78.03% मिलता है और ऑक्सीजन 20.95%। ये टोटल 99% केवल यही दोनों गैसें पृथ्वी पर पाई जाती हैं। दोस्तों, इन्हें अस्थाई गैसें भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी और भी बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। दोस्तों, इसमें देखिए आर्गन, जिसकी यहाँ पे मात्रा है वो है 0.93%। दोस्तों, इसे अक्रिय गैस भी कहते हैं और अक्रिय गैस में सर्वाधिक मात्रा में ये गैस पाई जाती है। दोस्तों, इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा है 0.036% और नियान पाया जाता है 0.02%। और वहीं अगर हम बात करें हीलियम की, तो हीलियम पाया जाता है 0.0005% और क्रिप्टॉन पाया जाता है 0.001% और जेनॉन पाया जाता है 0.00009% और हाइड्रोजन पाया जाता है 0.00005%। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखाने का मेरा मेन मोटो यही है कि आप चीज़ों को समझें कि कितने मात्रा में कौन सी गैस हमारे वातावरण में विद्यमान है और कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों अस्थाई गैसें हैं और ये दोनों गैसें सबसे ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर पाई जाती हैं। दोस्तों, नाइट्रोजन सबसे अधिक है, उसके बाद ऑक्सीजन है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए वायुमंडल में जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर की मात्रा 0.5% के बीच में होती है। तो दोस्तों, हमारे वायुमंडल में जलवाष्प में भी पाया जाता है, धूल के कण भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जलवाष्प की जो मात्रा है वो 0.5% है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम एक फैक्ट और जानेंगे कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो दोस्तों देखिए, जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा पर अधिक होती है और ध्रुवों पर कम क्यों होती है, सबसे पहले हम इसको जानते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारी पृथ्वी में जो ये पृथ्वी को बीचों बीच से जो काटती है रेखा, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा। तो दोस्तों, इसके ये 3 नाम है, 0 डिग्री भी इसको हम मानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे अधिक तापमान होता है सूर्य का, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सूर्य हमेशा, चूंकि जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो झुकी हुई है, 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से और साथ ही साथ ये अपने अक्ष पे घूमती भी रहती है। तो इसकी वजह से जो सूर्य का जो तापांतर है वो विषुवत रेखा पर बिल्कुल बीचों बीच में विषुवत रेखा पर हमेशा पड़ता है और इसकी वजह से ही यहाँ पर गर्मी पड़ती है, बराबर धूप भी मिलती है, गर्मी भी होती है और जलवाष्प भी उतनी ही मात्रा में बनता है। तो यही रीजन है दोस्तों कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, क्योंकि दोस्तों जो ध्रुव यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल पे क्या होता है और साउथ पोल पे क्या होता है, यहाँ पे जो सूर्य का तापमान है वो कम होता जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने की वजह से ही जो सूर्य का तापमान है वो इन ध्रुवों पर कम पड़ता है, जिसकी वजह से जलवाष्प कम बनता है और जलवाष्प कम बनने की वजह से ही वायुमंडल में
जलवाष्प की मात्रा भी ध्रुवों पर कम होती है और भूमध्य रेखा पर ज्यादा होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर वायुमंडल की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे पृथ्वी पर जो वायुमंडल है वो उसकी संरचना क्या है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए वायुमंडल की संरचना में इसमें 5 परतें होती हैं यानी कि 5 लेयर होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या है, क्षोभ मंडल जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। इसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे क्यों कहते हैं। दूसरा है समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं। दोस्तों देखिए इसके इंग्लिश नाम भी आप याद रखिए क्योंकि दोस्तों सीधे आपको इंग्लिश नाम से ऐसे स्ट्रेटो को ऐसे लिख करके स्ट्रेटोस्फियर यानी कि इंग्लिश नाम ही लिख देता है सीधे। स्ट्रेटोस्फियर जब लिख देगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि कौन सा नाम है, इसलिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पर है मध्य मंडल जिसको हम कहते हैं मेसोस्फियर और नंबर 4 पर है आयन मंडल जिसको हम कहते हैं आयनोस्फियर। अब दोस्तों नंबर 5 पर है वायुमंडल एक्सोस्फियर इसको हम कहते हैं। अब दोस्तों इसकी संरचना को हम समझते हैं किस तरह से है। यहाँ पर देखिए सबसे पृथ्वी के सबसे नजदीक जो है वो मंडल है क्षोभ मंडल जिसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। दोस्तों इसी क्षोभ मंडल में ही वर्षा, बादल और बिजली ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या समझना, क्षोभ मंडल ही ऐसा मंडल है जहाँ पर हमें वर्षा, बादल, बिजली इन सब तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं और ये पृथ्वी के सबसे नजदीक का मंडल है। और दोस्तों क्षोभ मंडल के ऊपर का जो मंडल है उसको हम कहते हैं समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में दोस्तों हवाई जहाज के उड़ान के लिए आवश्यक जो दशाएं होती हैं वो मिलती हैं जिसकी वजह से जो हवाई जहाज है वो समताप मंडल में उड़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल और मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में ही हमारी पाई जाती है ओजोन लेयर जो हमें सूर्य की परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल और मध्य मंडल के ऊपर है आयन मंडल और आयन मंडल के ऊपर है बाह्य मंडल। तो दोस्तों ये है हमारी पृथ्वी की जो संरचना है यहाँ पे कि किस तरह से क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर वायु मंडल। यहाँ पे 5 लेयर आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखेंगे क्षोभ मंडल के विषय में विस्तार से। दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वही हम देखते चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है कि कोहरा, बादल, ओस, पाला, तूफान, वर्षा, बिजली, मेघ गर्जन, ओला ये सारी जो घटनाएं घटित होती हैं ये इसी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत है यानी कि लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी के सीधे संपर्क में होती है यानी कि जो क्षोभ मंडल है वो सीधे पृथ्वी के संपर्क में होती है क्योंकि ये सबसे निचली परत है और बाकी सब इससे ऊपर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर सबसे अधिक 18 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि विषुवत रेखा पर सबसे ऊंचाई क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो जैसे इसके पहले ही मैंने आपको बताया कि जो ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है वो कम हो जाती है। यहाँ पे ऊंचाई क्या हो गई है, केवल 8 किलोमीटर है, लेकिन अगर वहीं हम बात करें विषुवत रेखा पर तो इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। यानी कि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है लेकिन ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर और भी फैक्ट समझिए। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान घटता है। तो दोस्तों क्षोभ मंडल में जैसे ही हम 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पे 1 डिग्री तापमान घटता है यानी कि 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। और दोस्तों इसके बाद देखिए अब है आपका क्षोभ मंडल के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हमने देख लिया कि जिसमें मौसमी घटनाएं घटित होती हैं और साथ ही साथ यहाँ पे प्रत्येक 1 किलोमीटर जाने पे 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। क्लियर। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 2 समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर।
ये वायुमंडल की दूसरी परत है और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 50 किलोमीटर। समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है, जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समताप मंडल, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें ओजोन मंडल की जो लेयर है वो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में है। तो यहाँ पे इसके पहले ही हमने पढ़ा कि 50 किलोमीटर पे आपका और जो समताप मंडल है इसकी औसत ऊंचाई 50 किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 15 से 35 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उसमें पाया जाता है समताप ओजोन मंडल। क्लियर? तो यहाँ पर आपने समझा। अब इस परत में तापमान की सामान्य ह्रास दर काम नहीं करती है, यहाँ ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है। तो दोस्तों देखिए इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि जो तापमान है वो हर 65 मीटर ऊपर जाने पे जो तापमान है वो घटता है, लेकिन अगर यहीं देखें समताप मंडल में तो जो तापमान की सामान्य ह्रास यानी कि तापमान की जो गिरावट दर्ज की जा रही थी, अब वो ऊपर जाने पर तापमान बढ़ रहा है। यानी कि जो हमने क्षोभ मंडल में देखा था कि ऊपर जाने पे तापमान घट रहा था, वो अब समताप मंडल में तापमान का ह्रास नहीं हो रहा है, यानी कि अब वहां पे तापमान बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए तापमान बढ़ने का कारण ओजोन गैस है, क्योंकि ये सूर्य की ओजोन किरणों को अवशोषित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए तापमान बढ़ने का कारण क्या? ओजोन गैस है, क्योंकि ये सूर्य की जो किरणें हैं उनको अवशोषित कर रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं पाई जाती हैं। जेट हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे अनुकूल मंडल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मेन फैक्ट याद रखने हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें समताप मंडल की, तो समताप मंडल में जो तापमान होता है वो जिस तरह से क्षोभ मंडल में घट रहा था उस तरह से घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है? ओजोन गैस की वजह से बढ़ता है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जेट हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये सबसे अनुकूल मंडल है। अब यहाँ पे हम देखेंगे ओजोन गैस यानी कि O3 जिसको हम कहते हैं, ये समताप मंडल में ही पाई जाती है। इसके पहले ही हम लोगों ने देखा जो स्ट्रक्चर, उसमें मैंने आपको बताया। तो ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके जीवों की रक्षा करती है। इस तरह से रक्षा करती है दोस्तों, क्योंकि जो ओजोन लेयर है ये सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं पड़ती हैं, जिसकी वजह से जो स्किन कैंसर और तमाम तरह की जो स्किन से संबंधित बीमारियां होती हैं उससे हम बच जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन की मोटाई की, तो दोस्तों ओजोन की मोटाई को हम डॉप्सन यूनिट में नापते हैं, जिसको हम कहते हैं डॉप्सन यूनिट, और यानी कि डॉप्सन इकाई में इसको मापते हैं। एक डॉप्सन यूनिट का मतलब होता है 0.01 mm ओजोन की मोटाई। तो यहाँ पर देखिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन की मोटाई को हम किस में नापते हैं, किस इकाई में नापते हैं, तो डॉप्सन यूनिट में नापते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि एक डॉप्सन यूनिट में कितना mm होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा गैसों का जो मिश्रण होता है वो क्षोभ मंडल में होता है, क्योंकि आपको बताया मैंने कि जो सब गैसें जो होती है ना वो भारी होती हैं, जिसकी वजह से वो निचले परत पर ही पाई जाती हैं, यानी कि जो निचला परत इसमें क्षोभ मंडल है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मध्य मंडल यानी कि तीसरा मंडल हम देख रहे हैं यहाँ पे, जिसकी ऊंचाई होती है 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ उनकी क्या अपनी विशेषताएं हैं उसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर इसके पहले हमने देखा था कि जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में देखा था हमने कि उसकी जो ऊंचाई थी वो 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक की थी, जहाँ पे विषुवत और ध्रुवों पर बात की गई थी। और साथ ही अगर हम बात करें ओजोन परत की, जिसकी मोटाई थी 15 से 35 किलोमीटर के बीच में, और जो ताप मंडल है वो 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। इतना हमने पढ़ा था। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मध्य मंडल आ गया, और मध्य मंडल में जो इसकी ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। दोस्तों देखिए ये जो
हम लोग यहाँ पर हमने पढ़ा कि यहाँ क्षोभ मंडल इतने ऊंचाई पर है, इतने पे समताप मंडल, इतने पे मध्य मंडल, इतने पे आयन मंडल। तो दोस्तों देखिए ये कल्पना की गई, यहाँ पे कोई इस तरह से रेखा नहीं खींची गई है कि यहाँ पे इसी तरह से हुआ है। दोस्तों यहाँ पे एक कल्पना की गई है कि इतनी ऊंचाई पे ये मंडल है और इतनी ऊंचाई पे ये मंडल, क्योंकि दोस्तों उनकी जो अपनी विशेषताएं हैं उसी के आधार पर ही उनको डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो मध्य मंडल है इसकी ऊंचाई यानी कि मेसोस्फियर, मध्य मंडल मेसोस्फियर, यहाँ से मध्य से मेसो, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था सबसे पहले क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, उसके बाद समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल मेसोस्फियर। इस तरह से आप नाम भी, इंग्लिश वाला नाम भी याद रखेंगे साथ साथ, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश नाम ही पूछ लेता है तो हमें थोड़ी कंफ्यूजन होने लगती है कि कौन सा है, इसलिए आप नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसकी क्या अपनी विशेषता है, इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है यानी कि -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके पहले जब हम लोग देख रहे थे समताप मंडल तो उसमें ऊंचाई जैसे ही बढ़ रही थी तो तापमान भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल में जो हर क्षोभ मंडल में भी हमने देखा कि 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट रहा था। तो इस तरह से अलग अलग मंडलों की अलग अलग विशेषताएं हैं। यहाँ पे देखिए इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है यानी कि -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत की अगर हम बात करें तो वो होती है मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फियर। तो दोस्तों आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, या ऐसी परत कौन सी है जिसमें ऋतुओं से संबंधित दशाएं पाई जाती हैं, या अलग अलग तरह की दशाएं पाई जाती हैं जैसे बादल, वर्षा, ये सब होता है, तो उसमें आपका क्षोभ मंडल आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं वो इस परत में नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो परत है ये बहुत ही ठंडी परत होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 4 है आयन मंडल। दोस्तों आयन मंडल जिसको हम कहते हैं आयनोस्फियर, और इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें जी परत पाई जाती है जिसको उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव ज्योति का प्रभाव भी मानते हैं। और दोस्तों नंबर यहाँ पे यफ परत जो होती है इसमें लघु रेडियो तरंगों का परावर्तन, जिससे हम कहते हैं एप्लेटॉन परत, इसको हम क्या कहते हैं, लघु रेडियो तरंगों का ये परावर्तन करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एप्लेटॉन परत। दोस्तों देखिए आपके एग्जाम में ये अगर ये पूछता है तो ठीक है, अगर नहीं भी पूछता है तो आपसे सीधे ये क्वेश्चन पूछेगा कि रेडियो तरंगे कौन से मंडल में पाई जाती हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा कि आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर में रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। यहाँ पे देखिए ई परत है, मध्य रेडियो तरंगों का परावर्तन, अरोरा घटना भी इसी में होता है। ये नाम आप याद रखिएगा कि अरोरा घटना आयन मंडल के किस परत में होती है, तो ई परत में होती है। अब यहाँ पर देखिए डी परत में देखिए दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है डी परत में। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि आयन मंडल की कौन सी परत में दीर्घ रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, तो कौन सी परत है? डी परत है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे बाह्य मंडल यानी कि लास्ट यहाँ पे आपका है बाह्य मंडल, जिसकी जो ऊंचाई होती है वो 640 किलोमीटर से अधिक यानी कि 1000 किलोमीटर तक होती है। दोस्तों ये परत अंतरिक्ष के साथ जुड़ी रहती है, यानी कि ये परत आपके सबसे ऊंची परत होती है और ये परत अंतरिक्ष के साथ जुड़ जाती है। दोस्तों कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट यहाँ पर ही स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों आपसे देखिए हर परत की अपनी एक विशेषता हमें देखने को मिल रही है। क्षोभ मंडल में मौसमी दशाएं पाई जाती हैं। समताप मंडल में देखिए आपके वायुयान उड़ते हैं। और उसके बाद है मध्य मंडल की क्या विशेषता हमने देखा है? मध्य मंडल में हमने देखा कि ये जो है सबसे ठंडी परत है और जो उल्कापिंड वगैरह होते हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल में जो प्रवेश करते हैं वो इसी परत में नष्ट हो जाते हैं। और आयन मंडल में हमने देखा कि रेडियो तरंगे यहाँ पे पाई जाती हैं। और दोस्तों वायुमंडल में देखिए तो वायुमंडल में कृत्रिम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट वगैरह जो स्थापित किए जाते हैं वो वायुमंडल में स्थापित किए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे वायुमंडल के संगठन यानी कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर। तो
तो दोस्तों वायुमंडल का 99% भाग सिर्फ दो गैसों से ही मिलकर बना है, जिसका हमने इसके पहले जिक्र किया है। दोस्तों देखिए 78% जो वो नाइट्रोजन है और 21% जिसको हमने पढ़ा था 20.95%, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लगभग 21%। तो दोस्तों इस तरह से ये दो गैसें जो हैं, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, लगभग यहाँ पे 78-21 यानी कि 99% ये दोनों गैसें ही वायुमंडल को कवर करती हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो गैस है वो है आर्गन, जिसका ये एक अक्रिय गैस है, इसके पहले ही हमने देखा, और ये 0.93% पाई जाती है। और चौथी गैस इसमें आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो 0.03% पाई जाती है। और पांचवी गैस है, जिसमें पांचवी गैस में अन्य गैसें भी हैं जो 0.04% पाई जाती हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, ओजोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, नियॉन और रेडॉन को रखते हैं। तो दोस्तों वायुमंडल में दो ही तत्व स्थायी तत्व हैं, यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो सब कहीं ना कहीं अस्थायी भी हैं और इनकी मात्रा घट बढ़ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वायुमंडल के तत्व क्या क्या हैं, अस्थायी तत्व और अस्थायी तत्व। अस्थायी तत्व में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं, लेकिन अस्थायी में जलवाष्प भी आता है, CO2 भी आता है, और O3 यानी कि ओजोन, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी कि मीथेन, और उसके बाद देखिए CrXe रेडॉन, यानी कि जो हमने यहाँ पे ये सारी गैसें पढ़ी थी, यहाँ पे जिनॉन, नियॉन और रेडॉन, ये सारी गैसें आती हैं। तो ये अस्थायी तत्व हैं, यानी कि ये अस्थायी गैसों के अंतर्गत रखी जाती हैं। यहाँ पे देखिए अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि अस्थायी तत्व कौन कौन से हैं वायुमंडल के, यानी कि परमानेंट एलिमेंट कौन से हैं, तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को माना जाएगा। और नॉन परमानेंट अगर पूछेगा तो जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और मीथेन, और ये बाकी जो गैसें हैं, अन्य गैसें, ये सारी इसके अंतर्गत आएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो मुख्य गैसें हैं उनके विषय में, यानी उनकी अपनी क्या विशेषताएं होती है, क्योंकि दोस्तों उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, जो 78% है। और दोस्तों पेड़ पौधों नाइट्रोजन की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि जो पेड़ पौधे हैं ये नाइट्रोजन की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे देखिए आग को तेजी से फैलने से रोकती है ये गैस। पृथ्वी के सभी जीवों पर वायुमंडलीय दाब लगता है, जो गैसों के कारण धूलकण और जलवाष्प के कारण बनता है। तो दोस्तों पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब बनता है वो किसकी वजह से बनता है, जो पृथ्वी पर गैसें पाई जाती हैं, जो धूलकण पाए जाते हैं, जो जलवाष्प पाए जाते हैं, इसकी वजह से। जो वायुमंडल की परतों का दबाव हम पर पड़ता है उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो जो वायुमंडल की परतें हैं उनका दबाव जो हम पर पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडल दाब घटता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे गैसों की मात्रा में कमी आएगी और जलवाष्प की मात्रा में भी कमी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पे वायुमंडलीय दाब क्यों घटता है, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर गैसों का दबाव कम होगा तो वायुमंडलीय दाब भी घटेगा। क्लियर? तो समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। क्यों घटता जाता है? क्योंकि जैसे ही चूंकि जो वायुमंडलीय दबाव है वो गैसों की वजह से, जलवाष्प की वजह से, जब जलवाष्प और गैसों की मात्रा ऊपर जाने पे कम होगी तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, रंगमंच में जिस कृत्रिम धुएं का इस्तेमाल किया जाता है वो N2 यानी कि नाइट्रोजन गैस होती है। यानी कि आपने देखा होगा थिएटर वगैरह में, अब वहाँ पे जब किसी तरह का रंगमंच यानी कि किसी भी नाटक वगैरह का पाठ वगैरह होता था तो वहाँ पे धुएं का प्रयोग जो किया जाता है, एक तरह से कृत्रिम धुआं जो निकाला जाता है, देखने में लगता है कि आपने देखा भी होगा टेलीविजन वगैरह में भी कि जहाँ पे
कृत्रिम धुआं निकाल, अब तो कम, लेकिन पहले की जो मूवी रहती थी उसमें देखिए हमने देखा होगा गाने वगैरह में जो स्टेज परफॉर्मेंस जिसमें होती है वहां पे धुआं धुआं होता है और अचानक जो एक्टर है या एक्ट्रेस है या फिर जो विलन है वो गायब हो जाता है धुएं में। वो धुआं किस तरह का गैस होता है? वो नाइट्रोजन गैस होती है जो कि रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे द्रवित नाइट्रोजन कोशिकाओं, ऊतक, अंडाणुओं और शुक्राणुओं यानी कि स्पर्म को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग हम कोशिकाओं यानी कि सेल्स, टिश्यूज और स्पर्म को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए यानी कि उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रयोग करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन का। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन O2 आग लगाने, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यानी कि आग जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन जो होते हैं वो आग जलाने में सहायता करती है। दोस्तों देखिए आपने बचपन में वो प्रयोग देखा होगा, आपकी पुस्तकों में भी वो प्रयोग रहता है कि जहाँ पर एक छोटा सा दिया जलता है और उसको जब हम एक ग्लास की हेल्प से ढक देते हैं तो वो दिया बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जब तक ऑक्सीजन है तब तक वो जला, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन वहाँ का समाप्त हुआ वो बुझ जाता। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि जो ऑक्सीजन है ये आग को जलाने में सहायता करती है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन यानी कि अपघटन में सहायता करती है। तो दोस्तों डिकम्पोजिशन, वस्तुओं के सड़ने में ऑक्सीजन जो है वो सहायता करती है। जो पेड़ पौधे, जीव जंतु मर जाते हैं और धीरे धीरे करके मिट्टी में मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि वहां पर उनका जो डिकम्पोजिशन होता है उसमें ऑक्सीजन सहायक होती है, यानी कि वस्तुओं को सड़ाने में भी सहायक होती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट गैस है आर्गन। दोस्तों देखिए यहाँ पर हम पर्टिकुलर गैस के बारे में इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों पर्टिकुलर गैस की भी अपनी एक विशेषता है। इसके पहले हमने क्या बात किया? नाइट्रोजन का बात किया, उसके बाद हम लोगों ने बात किया ऑक्सीजन का। अब देखिए यहाँ पे आर्गन। आर्गन देखिए वायुमंडल में तीसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो आर्गन है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एक फैक्ट और है कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस की ट्यूबलाइट में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखिए सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली अक्रिय गैस ट्यूबलाइट में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो वो है आर्गन गैस। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर 4 पर है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 पेड़ पौधों यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। आपको पता है, हम बचपन से ही जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ये रीजन है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जिस तरह से हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है हमारे जीवन के लिए, उसी तरह से पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड लेने और ऑक्सीजन को छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, इसके पहले ही ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें H2O + CO2 और उसके बाद C6H12 और O6 + 6O2। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्रिया थी वो थी ग्लूकोज यहाँ पे एकत्रित होता है और उसके बाद यहाँ पे वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए CO2 गैस आग बुझाने में भी सहायक होती है। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आग बुझाने में सहायक होती है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो आग को जलाने में सहायक होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आग को बुझाने में सहायक होती है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी गैस अगर बात करें तो वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब दोस्तों अदर गैसों की अगर हम बात करें तो जिसमें हाइड्रोजन में वायुमंडल में सबसे हल्की गैस जो होती है वो होती है हाइड्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन है। तो दोस्तों ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि वायुमंडल में सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है और पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। और अगर हम बात करें पूरे ब्रह्मांड की, तो पूरे ब्रह्मांड में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन है। तो भविष्य का अगर ईंधन की बात करें तो वो हाइड्रोजन है। सबसे ज्यादा कैलोरी ऊर्जा निकलती है हाइड्रोजन को जलाने पे। तो दोस्तों अगर हम भविष्य के ईंधन की बात करें तो वो कौन सी गैस होगी? वो हाइड्रोजन होगी।
अब हम बात करेंगे यहाँ पर हीलियम की। हीलियम देखिए यहाँ पे वायुमंडल की दूसरी सबसे हल्की गैस है हीलियम, और अक्रिय गैसों में सबसे हल्की गैस हीलियम है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी गैस हम पढ़े सबकी अपनी विशेषता है, और मेन पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि हीलियम गैस वायुमंडल की दूसरी सबसे हल्की गैस है। अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे कि हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की गैस है, लेकिन ये पहली सबसे हल्की गैस है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें दूसरी सबसे हल्की गैस की, तो वो हो जाएगा हीलियम। अक्रिय गैस में सबसे हल्की गैस है। और अक्रिय गैस हमने पढ़ा था आर्गन को, ये भी आप याद रखिए दोस्तों, को रिलेट करके याद करिए कि हर जो गैस है उसकी अपनी विशेषता है, कौन कौन सी विशेषता उसको रिलेट करके याद करेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। अब यहाँ पर देखिए ब्रह्मांड में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो है वो है हीलियम। इसके पहले हमने देखा कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस जो पाई जाती है वो हाइड्रोजन है, लेकिन अगर दूसरे नंबर पे हम बात करें तो हीलियम है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेथेन गैस की। दोस्तों मेथेन गैस को बायोगैस, गोबर गैस, मार्स गैस और हरित गृह गैस भी कहते हैं। दोस्तों मेथेन गैस हमें देखने को कहाँ कहाँ मिलती है? धान के खेतों की जो गैस होती है, यानी कि पैडी फील्ड गैस जो होती है वो मेथेन गैस होती है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि धान के खेत में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वहां पे आप क्या कहेंगे? मेथेन गैस पाई जाती है। और इसी तरह से अगर हम बात करें गाय भैंस के गोबर से निकलती है जो गैस, वो होती है मेथेन गैस। और जुगाली करने वाले जानवरों के जो मुंह से निकलती है वो होती है मेथेन गैस। जुगाली करना यानी कि जो जानवर अपने मुंह को चलाते हैं, खाना खाने के बाद वो मुंह में जो उनके भोजन गया रहता है पेट में, उसको वो दोबारा अपने मुंह तक ला करके उसको और भी अच्छे से बारीक करते हैं, और उस समय उनके मुंह से जो गैस निकलती है वो होती है मेथेन गैस। जुगाली करने वाले जानवरों के मुंह से निकलने वाली गैस मेथेन गैस। अब दोस्तों देखिए ये मेथेन गैस की विशेषता थी, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए मेथेन गैस के विषय में। अब देखिए यहाँ पे ओजोन यानी कि O3 बहुत कम मात्रा में पाई जाती है ओजोन गैस, और समताप मंडल में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच में ये पाई जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए O3 यानी कि परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है। आपको पता है कि जो ओजोन गैस है ये सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे ऊपर सनलाइट नहीं पड़ती, जिसकी वजह से क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे ऊपर डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी तो हमें जो त्वचा से संबंधित बीमारियां वो नहीं होंगी। तो दोस्तों ये ओजोन परत ही हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओजोन छिद्र है, इसके बारे में किसने पता लगाया, यानी कि अब ओजोन परत में भी छेद हो चुके हैं, इसके बारे में किसने पता लगाया? ओजोन होल के विषय में किसने पता लगाया? फोरमैन और गार्डनर ने पता लगाया। और कहाँ पर पता लगाया था? अंटार्कटिका के ऊपर बहुत बड़ा छिद्र बना हुआ है। कब पता लगाया था? 1985 में। इतना फैक्ट आप याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 16 सितंबर 1987 में विश्व ओजोन सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? मॉन्ट्रियल सम्मेलन जिसे हम कहते हैं, ये हुआ था मॉन्ट्रियल में, और 16 सितंबर 1987 को होता। 16 सितंबर को होने की वजह से ही 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम देखेंगे 22 अप्रैल 1992, जिसे हम 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, और 22 अप्रैल 1992 को रियो सम्मेलन हुआ था, जिसे हम विश्व पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये दोनों फैक्ट ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन ही मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था, यानी कि ओजोन परत से संबंधित जो वार्ता हुई थी। और पृथ्वी सम्मेलन रियो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, यानी कि पृथ्वी से संबंधित जो वार्ता हुई थी, पृथ्वी को किस तरह से हम सुरक्षित रखें इसके बारे में जो वार्ता हुई थी वो 22 अप्रैल 1992 को हुई थी, तो जिसकी वजह से 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे और गैस, जीरॉन गैस, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेंजर गैस। तो दोस्तों आपके एग्जाम में पूछेगा स्ट्रेंजर गैस कौन सी है, तो जीरॉन गैस स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानी जाती है। रेडॉन गैस जो सबसे भारी गैस होती है, इसको हम कहते हैं रेडॉन गैस। दोस्तों रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, ये
नीचे मिट्टी में बैठ जाती है, क्योंकि ये बहुत ही भारी होती है इसलिए ये नीचे मिट्टी में पाई जाती है। दोस्तों मृदा में ये पाई जाती है। वायुमंडल में अचानक रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि भूकंप आने का संकेत माना जाता है। तो दोस्तों अचानक अगर वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे क्या माना जाता है कि भूकंप आने का ये संकेत माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने पूरे वायुमंडल के विषय में पढ़ा और जाना भी कि कौन कौन सी परतें हैं और जो उसमें गैसें पाई जाती हैं उनकी अपनी क्या विशेषताएं होती हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो फास्ट लग रहा होगा तो आप कॉर्नर पे आपके 3 बिंदी बनी होती है, उससे आप सेटिंग के थ्रू आप वीडियो को स्लो और फास्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वीडियो को, अगर आपको स्लो लगेगा तो आप फास्ट कर लीजिएगा, अगर आपको फास्ट लगेगा तो स्लो कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।